Hi, my dear friends. I am Harkesh Kumar Balai, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Indore. Today, I will deliver the topic on market structure, in which we study only perfect competition. What is market? First of all, we discuss that what is market. Market क्या है? एक्चुअल में हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर. उसके अंदर हम स्टडी करेंगे परफेक्ट मार्केट. किसकी स्टडी करेंगे? परफेक्ट मार्केट की. व्हाट इज परफेक्ट मार्केट? सबसे पहले परफेक्ट मार्केट को समझने से पहले कि मार्केट क्या होता है ये समझना पड़ेगा. इन कॉमन लैंग्वेज मार्केट मीन्स ए प्लेस वेयर गुड्स आर परचेज्ड. हाउएवर इन इकोनॉमिक्स market means an arrangement which establish effective relationship between buyers and seller of a commodity. Hence each commodity has its own market. देखिए मार्केट क्या है. सिंपल अगर वर्ड में बोले, मार्केट एक स्थान है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है, कॉमोडिटी को परचेज किया जाता है, या बायर और सेलर के बीच में इफेक्टिव रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे बायर और सेलर कॉमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं. उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में बताया है, इस फोटो में बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉमोडिटी को मतलब जो सेलर है सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे से बायर हैं जो कॉमोडिटी को परचेज कर रहे हैं. तो जिस स्थान पे बाइंग और सेलिंग हो रही है उस स्थान को क्या बोल रहे? मार्केट बोल. मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती है, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट. इम्परफेक्ट मार्केट में 4 पॉइंट्स हैं: मोनोपोली, डियोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो सिर्फ हम आज डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन. क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? Perfect competition is a market structure in which large number of sellers sell a homogeneous product at uniform prices. Perfect competition क्या है? एक्चुअल में इसके बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो 8-10 कंडीशन मैं इसमें बताऊंगा. वो सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो परफेक्ट मार्केट कहलाता है. अगर उनमें से कोई कंडीशन लेक हो जाती है या कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो हम उसको इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं. तो हम यहाँ परफेक्ट मार्केट पढ़ेंगे, सारे क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप की कौन कौन से पॉइंट परफेक्ट मार्केट में कंसिडर होते हैं. जो पॉइंट फुलफिल कर रहा क्राइटेरिया वो परफेक्ट मार्केट है, जो नहीं कर रहा वो इम्परफेक्ट मार्केट है. तो सबसे पहला पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेल ए होमोजीनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइसेस. इस डायग्राम में देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर दोनों ही होते हैं लार्ज नंबर, और इस मार्केट में प्राइस से क्या होती है? होमोजीनियस होती है, प्राइस से यूनिफॉर्म होती है, और प्रोडक्ट होमोजीनियस, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट इसमें बिकता है और उनकी सभी की प्राइस उस मार्केट में क्या होती है? एक ही प्रकार. जैसे पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट की प्राइस से मार्केट के अंदर हमेशा अगर 5 रुपए तो 5 ही रुपए होगी. सभी सेलर उसे 5 रुपए में बेचेंगे, कोई 6, 7, 8, 10 का नहीं बेचेगा. तो मतलब जो यूनिफॉर्म प्राइस रहेंगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट रहेंगे, उन सभी की प्राइस से जिस मार्केट में होमोजीनियस या यूनिफॉर्म प्राइस से रहेंगे उस मार्केट को परफेक्ट मार्केट कहेंगे. जैसे इसमें कंडीशंस बताई हैं, सारे फीचर्स बताए हैं परफेक्ट मार्केट के. पहले परफेक्ट मार्केट की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ ही लिया, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा. ए मार्केट वेयर इनफिनाइट नंबर ऑफ सेलर सेल होमोजीनियस गुड्स टू इनफिनाइट नंबर ऑफ बायर. मतलब बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर मार्केट के अंदर होते हैं. जो बायर हैं फिनिट नंबर, होमोजीनियस फिनिट नंबर क्वांटिटी को सेल करते हैं, वो मार्केट क्या कहलाता है? परफेक्ट मार्केट होता है. परफेक्ट मार्केट में नॉलेज, स्किल इन नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस का. अब उसके फीचर्स हैं यहाँ पे. तो सिंपली पहले ये ध्यान रखिए परफेक्ट मार्केट किसे कहते हैं. तो इतना ध्यान रखिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर हो, जिस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट हो और उस होमोजीनियस प्रोडक्ट को यूनिफॉर्म प्राइसेस पे बेचा जाता है, उस मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं. इसके फीचर्स हैं.
फीचर्स, पहला प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सेकंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, थर्ड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज, perfectly elastic demand curve, perfectly mobility of factor of production, no governmental intervention or firm is a price taker। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को समझते हैं। पहला है परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मैंने ये कंडीशन बता दी कि अगर जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होंगे वो ही मार्केट परफेक्ट मार्केट होंगे। अगर लार्ज बायर और कम सेलर है तो परफेक्ट मार्केट नहीं होगा, या लार्ज सेलर है और स्मॉल मतलब बायर है तो वो परफेक्ट मार्केट नहीं होगा। मतलब दोनों ही लार्ज होने चाहिए, बायर और सेलर। Under perfect competition, there exists a large number of seller and the share of individual seller is too small in the total market output। देखिए इस मार्केट में बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर होते हैं, जिसके कारण मार्केट में प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट या आउटपुट होता है, उनका टोटल मार्केट आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है। इंडिविजुअल सेलर का जो टोटल आउटपुट होता है मार्केट के अंदर वो बहुत ही कम होता है। दूसरा, इसी के एक और बताया गया है, as a result a single firm cannot influence the market price, so that a firm under perfect competition is a price taker and not a price maker। Similarly, there are a large number of buyer and an individual buyer buys only a small portion of the total output available। सिंपली बताया गया है कि परफेक्ट मार्केट में जो मतलब सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। प्राइस टेकर किसे कहते हैं? प्राइस का अडॉप्ट करने वाले, जो अपने मतलब सुपीरियर फर्म है या हमारी जो लार्ज फर्म है या हमें जो कंट्रोलिंग कर रही है फर्म, उसने जो प्राइस डिसाइड कर दी है वही जो नीचे के जितने सेलर होते हैं वो सारे के सारे उस प्राइस का अडॉप्ट करके और उसी प्राइस पे बेचते हैं, उसे बोलते हैं प्राइस टेकर। और प्राइस मेकर होते हैं जो अपने लेवल पे प्राइस को डिसाइड करके कमोडिटी को बेचते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, न कि प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मोनोपोली होता है जो अपनी इच्छा अनुसार प्राइस डिसाइड करके बेचता है, बट परफेक्ट कंपटीशन में अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करके नहीं बेच सकते सेलर। जो इनकी सुपीरियर फर्म है या लार्ज फर्म है या इनसे ऊपर जो इन डोमिनेंट फर्म है, वो फर्म डिसाइड करती है प्राइसेस को और उन्हीं प्राइसेस को सेलर अडॉप्ट करके मार्केट में बेचते हैं, वो प्राइस टेकर कहलाता है। होमोजीनियस गुड्स, under perfect competition all firms sell homogeneous goods which are identical in quantity, shape, size, color, package, etc, so the products are perfectly substitute of each other। बहुत सिंपल बताया गया है कि जिसमें अगर इसमें जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उस प्रोडक्ट है सारे सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे पार्ले जी है तो पार्ले जी का ही मार्केट होगा वो, या सॉरी पार्ले जी नहीं बोले तो कि बिस्किट का मार्केट है तो बिस्किट का ही होगा। बिस्किट में बहुत सारी ब्रांड होती हैं, जैसे पार्ले जी है, 2020 है, क्रेक है, बहुत सारे होते हैं। ये मतलब सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। इसकी जो ब्रांड है, कंपनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है ना, बिस्किट है सारे के सारे प्रोडक्ट। तो वो आइडेंटिकली क्या कराएंगे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। जो जैसे अगर पार्ले जी का ही एक स्पेशल कंपनी का नाम ले दिया तो वो प्योरली क्या है? होमोजीनियस है। बट अगर वो ये कहें कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो उसकी जो दूसरी कंपनी है उससे रिलेटेड उसी का मार्केट होगा तो बिस्किट का ही, पर उससे रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट मतलब एक जैसे ही, जैसे बिस्किट है, पार्ले जी भी बिस्किट है, T20 भी बिस्किट है, और जितने भी और टाइप के बिस्किट आते हैं सारे के सारे एक सिमिलर है। तो हम ये कह सकते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, एक मतलब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली सब्स्टिट्यूट है ये गुड्स। तो उनका मार्केट होता है, उन्हें हम होमोजीनियस गुड्स कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। ये फोटो के अंदर बताया गया है कि वो यहाँ पे ये मॉल है, मॉल के अंदर देखो कितने सारे मतलब बायर हैं, बेचने वाले मॉल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कंपनी के लोग, या ये कह सकते हैं अलग अलग कॉमोडिटी के लोग भी इसके अंदर हैं, या एक ही प्रकार की कॉमोडिटी को ये बेच रहे। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कपड़े दिखाए तो कपड़े का मार्केट है टोटली, तो सेलर भी कपड़ों का ही है और
मतलब बायर भी सभी कपड़ों के ही हैं, तो कह सकते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है इसके अंदर, और लार्ज नंबर ऑफ बायर भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट देखिए एक ही प्रकार के होने चाहिए सारे के सारे, जैसे यहाँ पे चौक दिखाए गए सारे सिमिल चौक ही चौक हैं, यहाँ पे जो फ्रूट्स दिखाए गए तो सारे फ्रूट्स ही फ्रूट्स, मतलब एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बिक रहे हैं यहाँ पे। या फिर कह सकते हैं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था अभी कि बिस्किट का एग्जांपल देके बताया था कि बिस्किट का ही मार्केट हो बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के बिस्किट हो सकते हैं, है तो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना, बिस्किट का ही है मार्केट से, कंपनियां अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रोडक्ट तो होमोजीनियस है, तो इसे क्लोजली सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जैसे साइकिल है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों की साइकिल है, पर है तो मार्केट साइकिल का। यहाँ साबुन है, साबुन का ही मार्केट है बट है कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट तो एक ही हुआ ना, है तो साबुन ही ना, तो मतलब क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड्स का मार्केट हो सकता है। डिफरेंटेड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड के हैं बट है तो प्रोडक्ट सेम ही। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज ए प्राइस इज यूनिफॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट सेलर इन मार्केट आर होमोजेनियस। ये मैंने बता दिया, जब प्रोडक्ट भी सिमिलर है तो उसकी प्राइस से भी क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइस डिसाइड कर दिया उसने, जो सुपीरियर फर्म है, डोमिनेंट फर्म है, जिसने प्राइस डिसाइड कर दिया इतनी प्राइस पे बेचना है, तो वो सेलर है जो नीचे काम करने वाले वो सारे के सारे उसी प्राइस पे इस कमोडिटी को बेचते हैं। तो सभी एक ही प्राइस को अडॉप्ट करते हैं, जो डोमिनेंट फर्म है या सुपीरियर फर्म जो प्राइस डिसाइड करती है उन्हीं को सभी सेलर अडॉप्ट करके बेचते हैं उसे। इस कारण से प्राइस यूनिफॉर्म होती है। द प्राइस इज डिटरमाइंड फोर्स ऑफ डिमांड, बायर्स बिडिंग एंड सप्लाई, सेलर्स बिडिंग इन द मार्केट एंड एक्सेप्टेड बाय दिस ऑल सेलर्स आर प्राइस टेकर्स इन मार्केट। मैंने बता दिया कि जो सुपीरियर फर्म ने जो प्राइस बनाई है, डिसाइड किया, उसी प्राइस को सभी अडॉप्ट कर लेते हैं, वो प्राइस टेकर होता है। हेंस पर फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर कॉल्ड प्राइस टेकर। बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल पहले ही समझा दिया कि जो फर्म परफेक्ट कंपटीशन में अडॉप्ट कर लेती है प्राइसेस को, वो प्राइस टेकर कहलाती है। फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एग्जिट, एनी फर्म कैन एंटर और लीव द इंडस्ट्री व्हेनेवर इट विशेस। जब उनकी इच्छा हो, जो बायर और सेलर हैं, जब उनकी इच्छा हो मार्केट में आ सकते हैं, और जब उनकी इच्छा हो मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं, वो मार्केट क्या कहलाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। द कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड free exit ensure that all the firm under perfect competition will earn normal profit in the long run. If the existing firm are earning super normal profit, new firm would be attract to enter the industry and they increase the total supply. This will reduce the market price and the supernormal profit will not sustain. On the other hand, if the existing firm incur supernormal loss, then firm would leave the industry, thus reducing supply. As a result, price will again rise and the loss will be wiped up. अब इसमें सिंपल सा बताया गया है कि भाई अगर कोई फर्म है, मान लीजिए कोई पहले जो फर्म मार्केट में काम कर रही है, सप्लाई कर रही है, सेलिंग कर रही है, वो मतलब ये मान लीजिए उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल रही है, तो दूसरी फर्म उसको देख के मतलब उसको ये सोचेगी कि भाई इसको जो पहले वाली फर्म मार्केट में ऑलरेडी है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना हम भी मार्केट में एंटर होकर के क्या करें, प्रॉफिट कमा ले। जैसे ही वो नई फर्म मार्केट में एंटर होती है तो पहले वाली फर्म को जो ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था वो कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी फर्म आकर के भी सेलिंग करने लगी उतनी प्राइस पे, तो लोग दूसरी फर्म से भी परचेज करने लगे। तो पहले वाली फर्म का जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा रही थी वो सस्टेन नहीं हो पाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है, और सप्लाई बढ़ने के कारण जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। फिर है नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द गोल ऑफ ऑल फर्म इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सारी की सारी फर्म जो काम कर रही हैं परफेक्ट कंपटीशन में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, सारे का सारे का सभी का टारगेट यही होता है कि प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। इस मार्केट में गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबाइलिटी ऑफ फैक्टर्स।
Resources can move freely from one firm to another firm without any restriction. The labor are not unionized and they can move between jobs and skills. इसमें जो भी रिसोर्स या जो भी लेबर है उसको किसी प्रकार का कोई प्रोहिबिशन नहीं होता है, वो जब चाहे मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब में जा सकता है, इस मार्केट को छोड़ के दूसरे मार्केट में जॉब कर सकते हैं, वो फ्रीली मोबाइल हो सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक फर्म से दूसरी फर्म में वो जाकर के अपनी जॉब कर सकते हैं। उन जो भी लेबर है उनमें किसी प्रकार का कोई प्रोहिबिशन नहीं होता कि आप यही काम करेंगे, या रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो जब चाहे जॉब को छोड़ के जा सकते हैं, दूसरी जगह जाकर के जॉब कर सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज, इंडिविजुअल बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट and information is given free of cost. Each firm knows the price prevailing in market and would not sell the commodity which is higher or lower than the market price. सिंपल सी बात है, आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए प्राइस का, डिमांड का, सप्लाई का, सब चीजों का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। प्राइस है कितनी है मार्केट में, अगर ये पता नहीं है तो सेलर आपको बेवकूफ बना के ज्यादा चार्ज कर सकता है प्राइस। आपको डिमांड कितनी हो रही मार्केट में ये नहीं पता तो डिमांड का झांसा देके डिमांड की बहुत ज्यादा हो रही है तो प्राइस से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। सप्लाई का नॉलेज नहीं है, सप्लाई आपको पता है कि मार्केट, आपको पता नहीं है कि मार्केट में कितनी है, वो कह सकता है चाहे ज्यादा ही सप्लाई हो रही हो, सेलर बोल सकता है कि सप्लाई बहुत कम हो रही है, मार्केट में मिल ही नहीं रहा है प्रोडक्ट, तो उसके कारण आपको प्राइस से वो ज्यादा चार्ज कर सकता है। तो इन सभी चीजों का फुल नॉलेज होना चाहिए। अगर फुल नॉलेज होगा तो आप मार्केट में ठगा नहीं पाएंगे, प्रॉपर जो इतनी प्राइस होनी चाहिए उसी प्राइस पे कमोडिटी को परचेज करेंगे और उतनी प्राइस पे सेलर सेल करेगा। सिमिलरली ईच बायर नोज द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेज एंड ही इज नॉट अलाउड टू पे हायर प्राइस देन दैट। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो सिमिलर प्राइस होती है, उनका नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज है तब वो उतनी प्राइस देगा जितनी मार्केट में चल रही है, अगर नॉलेज नहीं है तो वो नहीं देगा, तो उसको ठिगा जाएगा, सेलर उसको ठगा देगा, उससे ज्यादा प्राइस ले लेगा। Absence of transportation cost. Transport cost is zero. Price of product is not affected by cost of transportation. बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल ऐड नहीं होती। जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके परचेज करेंगे तब भी वो 5 रुपए का ही मिलेगा, और यहीं आप परचेज कर रहे हैं तब भी वो 5 रुपए का मिलेगा। वो जो सेलर अगर कहीं से भी परचेज करके ला रहा है तो आपको 5 रुपए से ज्यादा में बेच नहीं सकता है, वो कहीं से भी ला रहा हो चाहे, तो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं जोड़ता, जितनी मार्केट में प्राइस है उसी प्राइस पे उसको सेल करता है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं जुड़ती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व रिफ्लेक्टेड बाय एआर कर्व फेसिंग फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, मीनिंग दैट फर्म कैन सेल एज मच इट वांट एट the ruling market price. Since price is uniform and given under perfect competition, both AR and MR become equal. Thus AR and MR curve coincide and become parallel to output axis. बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, ये कांस्टेंट होता है। इसमें क्यों होता है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब एकदम ओरिजेंटल होता है, एक्स एक्सिस के ओरिजेंटल होता है या आउटपुट के ओरिजेंटल, आगे मैं बताऊंगा कर्व के अंदर कि ओरिजेंटल होता है। क्यों होती है, क्योंकि ये प्राइस टेकर होने के कारण की जो अपनी सुपीरियर फर्म ने प्राइस डिसाइड की थी वो प्राइस सभी अडॉप्ट करके उसी प्राइस पे बेचते, कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं करता, सभी सेम प्राइस पे बेचते हैं। जब सभी की प्राइस सेम है तो एआर कर्व भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस कर्व के अंदर बताया गया है प्राइस को ही एआर कर्व बोला गया है, किसको, प्राइस को ही। जब सभी ने जो सुपीरियर फर्म ने प्राइस डिसाइड की है उसी प्राइस पे सभी लोग बेच रहे, तो प्राइस से क्या होगी, सिमिलर होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई या आउटपुट एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो प्राइस एआर और एमआर कर्व एक ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। जब हमने बोल दिया है कि जो सुपीरियर फर्म ने प्राइस डिसाइड की वही प्राइस पे हम बेच रहे हैं, सभी के सभी सेलर बेच रहे हैं, तो प्राइस कांस्टेंट होंगी। तो डिमांड कर्व या परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई क्या होगी, ये जो प्राइस से हैं ये क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल proceed of a firm by selling certain unit of a commodity at given prices. If a firm sell 10 unit of the commodity at 20 each,
देन टीआर। देखिए सिंपल सी बात है, टीआर किसे बताया गया है कि प्राइस और उसकी यूनिट कितनी, उन दोनों को गुणा कर देंगे तो वो टोटल रिटर्न कहलाएगा। जैसे 10 यूनिट है और प्राइस है उनकी 20 रुपए, तो उन दोनों को गुणा कर दिया 20 और 10 को गुणा कर दिया तो 200 आ गई, ये है टोटल रिटर्न। द टोटल रेवेन्यू इट्स प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, या फिर ये कहें प्राइस को आउटपुट से गुणा कर दिया, ये वही हो रहा, प्राइस को आउटपुट से गुणा किया तो टोटल रिटर्न आ गया। पी प्राइस पर यूनिट, क्यों क्वांटिटी, तो सिंपल सी बात है। या फिर एक तरह से और निकाल सकते हैं इसको, टीआर को, ए आर को क्वांटिटी से गुणा कर दें, ए आर मतलब एवरेज रिटर्न है, एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिटर्न, इसको उसकी क्वांटिटी से गुणा कर देंगे तो टोटल रिटर्न आ जाएगा और वही क्या हो जाएगा, एमआर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू में एआर निकालना में, एवरेज रिवेन्यू इज द रिवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये सब चीजें क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आगे ग्राफ में ये सारी काम आएंगी, इसलिए इनको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। एवरेज रिवेन्यू इज द रिवेन्यू अर्न्ड फॉर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज रिवेन्यू क्या होंगे कि जो अभी हमने टीआर निकाला था, प्राइस और उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टीआर निकाला था। अब ए आर कैसे निकालेंगे, ए आर इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब क्वांटिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये ऐसे निकाल सकते हैं, टी आर को तो मैंने बता ही दिया था, पी इंटू क्यों किया था हमने, प्राइस और क्वांटिटी को गुणा करके टी आर निकाला, तो ए आर भी ऐसे निकाल सकते हैं, पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि जो P इंटू क्यू है वही TR है। या फिर ऐसे कह सकते हैं TR डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं टोटल रिटर्न या रिवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, या प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो वो सिंपली बात है, फिर से वो प्राइस आ जाएगी। इसीलिए प्राइस और AR क्या होता है, इक्वल होता है। क्या प्राइस और AR क्यों इक्वल होता है, क्योंकि जब हम टोटल रिटर्न से इसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए P इंटू क्यों है डिवाइडेड बाई क्यों, तो क्यों से क्यों कट गया, P बच गया, तो P बचने के कारण ही क्या कहलाया, वो प्राइस कहलाया, और प्राइस को ही हमने क्या कह दिया, AR बोल दिया। फिर यहाँ एवरेज रिवेन्यू और भी तरीके से निकाला हुआ, AR इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई आउटपुट सोल्ड, वही मैंने बता दिया, जो टोटल रिटर्न आया उसको आउटपुट से डिवाइड किया तो AR निकल गया। या फिर अभी प्राइस इनटू आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट सोल्ड, आउटपुट सोल्ड से आउटपुट सोल्ड कट गया तो क्या बच गया, प्राइस, तो AR इक्वल टू प्राइस, तो प्राइस को ही हम AR बोल सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जो एडिशनल क्वांटिटी हमने सेल की है वही क्या है, मार्जिनल रिटर्न। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, इफ योर सेलर if a seller releases 200 after selling 10 units and 225 selling 11 units, we say MR इक्वल टू, अब देखिए पहले जो 10 यूनिट है वो रिलीज कर रहा था 200 रुपए में, और 11 यूनिट रिलीज कर रहा 25 रुपए में, तो 225 रुपए में 11 यूनिट रिलीज कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि पहले जो सेल कर रहा था वो 200 था, अब सेल कर रहा वो 225, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वही मार्जिनल रिटर्न है। तो 225 में से 200 निकाला तो ये 25 आया, यही क्या है, मार्जिनल रिटर्न। या फिर इसका फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ये कर लीजिए, टोटल रिटर्न में चेंज कितने का है, यहाँ पे हमारा 225 माइनस 200 कितने का है, 25, और ये तो आ गया हमारी किसमें, टीआर में, और यूनिट क्वांटिटी कितनी, पहले 10 अब 11, इनमें कितने का चेंज है, 1 का, तो 25 डिवाइडेड बाई 25 चेंज आया ना टीआर में, और क्वांटिटी में चेंज कितने का है, 1 का, तो 25 डिवाइडेड बाई 1 किया तो क्या आया, 25 ही आएगा। चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए या चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, ये आपका 25 ही आंसर आएगा। मतलब एमआर क्या होगा, इनका बीच का डिफरेंस होगा, किसका, जो प्रिवेलिंग सेलिंग और अभी जो सेल किया उसके बीच में जो डिफरेंस आया वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा। या इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाएगा। वेयर डी इज द रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज इन टोटल रिटर्न और चेंज इन क्वांटिटी, क्या कहलाएगा, मार्जिनल रिटर्न। मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल रिटर्न इज द रेट
ऑफ चेंज इन टोटल रिवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट, ये बता दी मैंने, चेंज इन टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने ऑलरेडी। टोटल रिवेन्यू इक्वल पी इंटू क्यू करेंगे तो टोटल रिवेन्यू निकलेगा। ए आर टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू किया तो वो ए आर या प्राइस कहलाएगी। एम आर चेंज इन टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये भी एम आर कहलाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इसका कर्व है, ये कर्व देखिए, टोटल रिटर्न का कर्व है, ये सीधा चलता है, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है, जबकि प्राइस से हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट, जिसको हम प्राइस को एआर भी बोला, एमआर भी बोला और प्राइस भी बोला, ये तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस टेकर होने के कारण प्राइस जो सुपीरियर ने डिसाइड की है वही प्राइस सभी अडॉप्ट करके सेल करते हैं, इसके कारण प्राइस कांस्टेंट होती है, बट रिटर्न उनका क्या होता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है। तो ये टोटल रिटर्न का कर्व है और ये ए आर एम आर और प्राइस का है। तो ये कांस्टेंट होती है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद प्रॉफिट किसे कहेंगे, टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दिया उसे प्रॉफिट कहेंगे। जो टोटल रिवेन्यू हमारा कितना है, जैसे मान लीजिए अभी बताया 225 था और कॉस्ट जितनी भी लगी हो, मान लीजिए 100 रुपए लगी है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 125 का। तो ये बहुत सिंपल है। ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल रिवेन्यू जस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट, जहां पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है, दोनों बराबर हो जाती है, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ए फर्म इज सेट टू इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। किसे कहेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, जहां पे फर्म है मैक्सिमाइज करता अपना प्रॉफिट, उसी को क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, जहां पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट मतलब एमआर और एमसी इक्वल हो रही है, वही क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दस एट फर्म इक्विलिब्रियम प्रॉफिट टी आर माइनस टी इज मैक्सिमम। इन टोटल रिटर्न और टोटल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट को बताया गया है, प्रॉफिट क्या है, जब इसका मान लीजिए टोटल रिटर्न इतनी कॉस्ट लगाई थी उसने, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगाई, टोटल रिटर्न क्या हुआ उसका, 0 था। फिर इसका जैसे जैसे कॉस्ट और लगाता जा रहा है तो टोटल रिटर्न बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिटर्न इक्वल हो रही है वहां पे प्रॉफिट 0 हो रहा है। उससे पहले नुकसान में ही थे हम, यहाँ पे टोटल रिटर्न 0 और कॉस्ट इतनी लगी तो नुकसान ही होगा हमें, स्वाभाविक बात है। 5 रुपए लगा रहे हैं और आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 5 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कॉस्ट हमने कुछ ना कुछ लगाई है, रिटर्न 0 मिला है, उसके कारण हमें प्रॉफिट क्या हुआ, नेगेटिव में, नुकसान में। हम कॉस्ट बढ़ती गई उसके हिसाब से टोटल रिटर्न भी बढ़ता गया, जहाँ टोटल रिटर्न और कॉस्ट इक्वल हुई है वहां पे हमारा प्रॉफिट 0 हो गया, हम यहाँ माइनस में चल रहे थे, यहाँ 0 आ गई। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए टोटल कॉस्ट कम होने लग गई, टोटल रिटर्न बढ़ने लग गया। जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिटर्न में डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा है वहीं पे प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। प्रॉफिट देखिए यहाँ पे ज्यादा है, टोटल कॉस्ट जितनी कम होगी टोटल रिटर्न उतना ज्यादा होगा, इन दोनों में जितना ज्यादा का गैप होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट जहाँ टोटल रिटर्न टोटल कॉस्ट से देख रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होने चाहिए। कैसे, मान लीजिए टोटल रिटर्न में कम 500 है और टोटल कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए ही है, तो इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा का हुआ कि नहीं, 450 का डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में, वहां 500 रुपए टोटल रिटर्न है और टोटल कॉस्ट 50 ही है, तो डिफरेंस इनमें बहुत ज्यादा है, तो प्रॉफिट भी वही होगा जो डिफरेंस है, 450 रुपए का डिफरेंस आया तो प्रॉफिट भी 450 ही होगा। फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, ये मैंने बता दिया सारी कि इन दोनों के बीच में टीआरटीसी के बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। द कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म इक्विलिब्रियम, एक दूसरी कंडीशन है, एमआर और एमसी दोनों इक्वल होती है, ये नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट सबसे ऑप्टिमम माना जाता है, कि ऑप्टिमम प्रॉफिट कहाँ होता है, कि एमआर और एमसी इक्वल होते हैं, इसीलिए इसे नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। एमसी मस्ट बी राइजिंग at the profit maximizing equilibrium point, that is MC curve, marginal cost curve must cut MR curve from below sufficient condition। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको आगे। यहाँ पे देखिए
ये कर्व है, यहाँ पे मैंने बता दिया था कि परफेक्ट मार्केट में प्राइस कांस्टेंट होती है और कॉस्ट क्या हो रही है, पहले घट रही है फिर बाद में बढ़ रही है। जहाँ देखिए एमसी कर्व है, एमआर को क्या कर रहा है, ऊपर से काट रहा है, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है एयर ईयर एट पॉइंट ए एमआर और एमसी इक्वल है, दोनों एमआर और एमसी ए पॉइंट पे इक्वल है। कट पॉइंट ए फ्रॉम अबव, ये एमसी ऊपर से काटती हुई जा रही है एमआर को। हेंस थ्रो नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड सफिशिएंट कंडीशन इज नोट, जहां से एमसी ऊपर से काट रही है एमआर को, ये कंडीशन है, ये इक्वल नहीं मानी जाएगी। वैसे एमआर और एमसी जहां पे इक्वल होती है वहां पे क्या होता है, प्रॉफिट हमें ऑप्टिमम माना जाता है। बट ये कंडीशन हो रहा है कि ये जो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट, ये ऊपर से नहीं काटनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन में एमआर और एमसी इक्वल है, बट यहाँ एमसी नीचे से काटती हुई जा रही है, इसके कारण इस पॉइंट को क्या बोला, प्रॉफिट मैक्सिमाइज पॉइंट बोला। इसको नहीं बोल रहे, क्यों, क्योंकि एमसी ऊपर से काट रही है। इसको बोल रहे हैं ऑप्टिमम या प्रॉफिट मैक्सिमम, क्योंकि एमसी यहाँ पे नीचे से काट रही है, इसलिए इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज या ऑप्टिमम कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे एमआर और एमसी इक्वल है, यहाँ भी है पर यह ऑप्टिमम नहीं है। क्यों, ऊपर से काट रही है ये, यहाँ पे ऑप्टिमम है, दोनों इक्वल है, इसलिए ये नीचे से काट रही है, इसलिए ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। फिर है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैंने बता दिया एमआर और एमसी जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रही है वहां पे प्रॉफिट हो रहा है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर है क्यों इज द इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट द फर्म विल नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड पॉइंट ई और आउटपुट क्यों बिकॉज आफ्टर पॉइंट ई एम आर लेस देन एम सी एज ए रिजल्ट ऑफ वेयर द फर्म विल सफर लॉस। ये कह रहा है कि इस क्यों पॉइंट के बाद जो ई पॉइंट डिनोटेड कर रहा आउटपुट, ई पॉइंट के बाद ये ई पॉइंट पे आउटपुट क्यों हो रहा है, तो इसके बाद में हमें आउटपुट नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि एमसी ज्यादा जा रही है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा हो रही है, जिसके कारण हमें यहीं पे हमारा प्रोडक्शन को रोकना है। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है एमआर और एमसी दोनों सेटिस्फाई हो गई, इक्वल हो गई है। अगर इसके बाद हम लेते हैं प्रोडक्शन तो क्या होगा कि हमें नुकसान होगा। और ये कंडीशन सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पहले कॉस्ट ज्यादा थी और रिटर्न कम था। तो हमें आगे भी तो पता करना है कि हमारा रिटर्न बढ़ेगा या हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, क्या होगी, इसलिए जो नीचे से काटता वही कंडीशन ऑप्टिमम मानी जाती है। थैंक यू।